नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ हर्षा सिन्हा। विश्व में कई कोस्टल कंट्रीज समुद्र से इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने के लिए अपनी भूमि से लगे समुद्री क्षेत्र पर अपना क्षेत्राधिकार जताते आए हैं। 19वीं सेंचुरी से लेकर आज तक अनेक नई साइंटिफिक टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के विकास के कारण ओशनिक रिसोर्सेज का ओवरडोज काफी बढ़ गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर गोवा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रवि मिश्रा। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर RS यादव भी हैं जो साइंस कम्युनिकेटर हैं। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये EEZ है क्या? सामान्य भाषा में यदि समझा जाए तो जो भी देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं तो उनका जो एक अधिकार जो समुद्री क्षेत्र है उसको EEZ कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है या कहें आप अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसको UN क्लॉज कहते हैं। तो UN क्लॉज के अंतर्गत इसको समुद्री क्षेत्र को जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे हम EEZ भी कहते हैं उसको परिभाषित किया गया है। तो जो देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं और उस देश की जो समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है, 200 नॉटिकल माइल्स मतलब ये समझिए कि एक नॉटिकल माइल मीन्स 1.85 किलोमीटर। तो लगभग जो 370 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो EEZ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और जो ये यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है जिसको UN क्लॉज कहते हैं, तो ये इसकी एक संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि इस क्लॉज के अंदर चीजें क्या आती हैं, अगर ये क्लॉज हमें आप बता पाएं तो। UN क्लॉज में कि बेसिकली तीन पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जी। और उसमें जो EEZ है ये पार्ट 3 में है। तो ये जब समझौता जो संधि बना था ये 1982 में बन गई थी, लेकिन ये जो इसका जो लागू हुई ये 1994 में लागू हुई। क्यों? क्योंकि उस समय जब ये 1982 में जब बनी थी तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि ये तभी लागू होगी जब इसमें 60 देश जब इसको जिसको हस्ताक्षर करेंगे। तो जब 1994 में गयाना ने जब इसमें जो है साइन किए, हस्ताक्षर किए, तब से ये समझौता जो है लागू हो गया। और भारत ने इसको 1995 में जो है हस्ताक्षर किए थे इसमें। जी, तो मैं यादव जी आपसे जानना चाहूंगी कि इन अनन्य आर्थिक देश की क्षेत्र की सीमाएं कौन निर्धारित करता है? क्योंकि जब अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो ये विभिन्न देशों के बीच जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब विभिन्न देशों की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र की एक अहम भूमिका हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी एक इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानून पास किया था जिसके तहत ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इनका निर्धारण किया जाता है। और डॉक्टर रवि जी ने अभी बताया इसकी एक कुछ विशेष सीमाएं हैं और विशेष परिस्थितियों में उन सीमाओं को कुछ और दूरी तक भी बढ़ा सकते हैं जी। 200 किलोमीटर की बजाय 200 समुद्री माइल की बजाय इसको 150 समुद्री माइल और आगे तक बढ़ा सकते हैं। पर उसके लिए देशों को विशेष आंकड़े हैं, जो विशेष इस तरह की संदर्भ जो जानकारियां हैं वो यूनाइटेड नेशन को देनी होती है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये तो मतलब सामान्य परिभाषा है जो 200 नॉटिकल माइल्स का ये जो सामान्य परिभाषा है। पर कई बार ऐसा होता है कि दो देशों की जो सीमाएं वो 200 आपस में आकर के मिलती हैं, तो वहां पर उनकी सीमाओं को जो वास्तविक रूप से फिर उनका जो है निर्धारण किया जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सीमाएं आगे बढ़ाई जा सकती है, सीमाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी लिमिट जो एक CLCS है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, तो उसके अंतर्गत एक प्रावधान है जिसमें आप 150 नॉटिकल माइल्स और बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन वो बेस्ड ऑन द एविडेंस और क्लेम जी। तो हमने RS यादव जी से जाना कि सीमाएं निर्धारित कैसे होती हैं। मैं यादव जी से ये भी जानना चाहूंगी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये है क्या? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून जो संधि है, जैसे डॉक्टर रवि जी ने बताया, काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद 1982 में इसको पास किया। पर कुछ इस तरह के प्रावधान रखे थे, फिर भी 10 साल इसके अंदर लग गए। और नवंबर 1994 में जब
गयाना ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए तो ये अमल में आई। तो इसके तहत कई एक जैसे होते हैं, जो क्षेत्रीय समुद्र है उसका सीमा क्या होगी, उसका 12 किलोमीटर होगी समुद्र तट से। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मार्ग है वहाँ पर सभी देशों को पारागमन का जो सुविधा है वो सभी को स्वतंत्र रूप से मिलेगी। और जो तटवर्ती देश है, जैसे डॉक्टर रवि जी ने बनाया, उनकी जो अपनी आर्थिक जो क्षेत्र की सीमाएं हैं वो 200 समुद्री मील तक चली जाती हैं। ये 200 समुद्री मील की जब हम बात करें नॉटिकल माइल की, तो ये 370 किलोमीटर तक हो जाता है। और विशेष परिस्थितियों में इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ गहरे समुद्र की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस संधि के तहत देशों को ये प्रावधान दिया गया है कि वो खनन कर सकें अपनी आवश्यकता अनुसार। पर जब खनन की बात आती है तो धोन और खनन में बहुत अंतर है। वहाँ का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है और उस क्षेत्र विशेष की जो परिस्थिति है उसको भी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो हवाई क्षेत्र का निर्धारण है वो भी इस संधि के तहत किया गया था। मछली जो उद्योग है, समुद्रों के अंदर जो मछली या मत्स्य जीवों का जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है वो किस तरह से की जाएगी, किस रूप में की जाएगी, उनका अतिदोहन न हो, इस तरह के भी प्रावधान इस संधि के तहत किए गए हैं। और इसके साथ साथ शोध कार्यों की जो स्वतंत्रता है वो सभी देशों को दी है कि वो मानव हित को ध्यान में रखते हुए वो इन क्षेत्रों के अंदर शोध कार्य कर सकते हैं, रिसर्च से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का युग है तो वहाँ पर जो केबल डालने की जो सुविधा है सभी देशों को दी गई है। सुरंग कैसे बनेंगी, किस तरह का प्रावधान हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस संधि के तहत प्रावधान किए गए। जी, तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक्चुअली दोनों से जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ आखिर है क्या, अगर कुछ बताएं आप इस पर। मतलब मुख्य रूप से तो यही एक जो नियम है उसमें मैंने आपको बताया कि जो 3 प्रावधान है उसमें, तो यूएन क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उसमें जैसे यूएन क्लास फर्स्ट में महाद्वीपीय मग्न तट और जो अलग अलग जोन है समुद्र में वो निर्धारित किए गए थे। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यूएन क्लास पार्ट 3 में निर्धारित किए गए। तो ये बेसिकली जो नियम बनाए गए उसी के अंतर्गत सी बेड अथॉरिटी की स्थापना हुई। उसी के अंतर्गत और भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं या जो आपका ये जो संधियां हैं और भी संधियां बनी, जो आपने भी मेंशन किया सी बेड अथॉरिटी, इसके बारे में अगर कुछ बताएं। जी डॉक्टर रवि जी, जैसे आपने बात, इसके अंदर 2 और एक विशेष संस्थाओं का प्रावधान किया। जैसे आपने कहा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, उसका यही है कि जो समुद्र का सतह है किस तरह का उसका आकार है, क्या रूप है, क्या उसकी बनावट है, इस सब का भी ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ साथ एक कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल जो मग्न तट, तो उसको भी इसके अंदर ध्यान रखा गया है। उनका जो नाकलन है, प्रावधान है, क्या रूप होगा, क्या आकार होगा, कितनी सीमा तक हो जाएंगे, वो सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस संधि के तहत उसका प्रावधान किया गया है। उसमें जो इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी है इसका जो मुख्य रूप इसका जो कार्यालय तो जमैका में है। तो जो समुद्र से जो आपका कहिए जो मिनरल रिसोर्स या कहें या इस तरह से जो खनिज संपदा है उनका दोहन किस प्रकार से किया जाए, और ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पर, जैसे क्योंकि जो ईजेड है, ईजेड में तो जो देश है उनको पूरा अधिकार होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में यदि किसी देश को या किस तरह से उसके खनन संबंधी अधिकार हों या खनन कितना कर सकते हैं, ये इसका निर्धारण भी अंतर्राष्ट्रीय जो सीवेज अथॉरिटी करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा जो पाली मेरिटलिक नाडुल है जिसको PMN कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीवेज अथॉरिटी ने हमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इसके खनन के लिए जो है अलॉट किया है। तो इस पूरे समुद्र में किस तरह की क्रियाएं क्रियान्वित होंगी, किसी देश के क्या अधिकार होंगे, वो क्या प्रयोग कर सकता है, क्या वहाँ पे इसका किस तरह से प्रबंधन कर सकता है, ये सभी प्रावधान जो है अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है जो यूएन क्लॉज है जी उसके अंतर्गत आते हैं। जी, तो यहाँ पर हमने जाना इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के बारे में। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English.
It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। हम चर्चा कर रहे हैं EEZ पर। तो चलिए जानते हैं यादव जी से कि भारत अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां से कहां तक फैला है। हर्षा जी, जब हम अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की बात करते हैं, इससे पहले एक बात आती है जो हमारा समुद्री तट है वो कितना है। समुद्री तट का जो हमारी मूल भूमि के साथ लगता हुआ है, तो इसमें हमारा पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और अंडमान निकोबार जो आइलैंड हैं और लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इन सब के चारों तरफ का जो हमारे तटीय क्षेत्र वो लगभग 7,500 किलोमीटर के आसपास बैठता है। और विश्व की जब बात करते हैं, ये अपने आप में 12वें स्थान के ऊपर आ टिकता है। 12वें स्थान जी। अच्छा। और हमारा जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र है, उसकी मैं कहूँ कि उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो इसके अंदर हमारी सीमाओं के अंदर वो जुड़ता है, वो 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जब कानून के ऊपर जब हमने हस्ताक्षर किए, हमने जून 1995 में हस्ताक्षर किए, जब ये संधि 1 साल हो गया था, उसके बाद 1 साल के बाद इसके ऊपर हमने हस्ताक्षर किए। इससे पहले एक और समुद्री क्षेत्र अधिनियम हमने अपने स्तर पर, अपने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको अमल में लाए थे। 1976 में इसको पास किया था, 1977 में उसको लागू किया गया। उसके अंदर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर हमारा जो एक विशेष अधिकार क्षेत्र है वो जुड़ जाता था, जिसके अंदर हमारे देश के अपने कानून लागू होते थे। पर जब ये अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई तो ये क्षेत्रफल कुछ बढ़कर, मतलब उसमें 3 लाख किलोमीटर से कहीं अधिक और क्षेत्र जुड़ गया। हालांकि उसके बाद सन 2009 के आसपास हमने विशेष जो, जैसे डॉक्टर रवि ने कहा कि इससे पहले बताया था कि विशेष आंकड़ों को या विशेष तथ्यों के आधार पर जब हम क्लेम पुटअप करते हैं संयुक्त राष्ट्र के समक्ष, तो इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 6,000 पेज की एक रिपोर्ट हमने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष पेश की है, जिसके अंदर हमने अपने इस आर्थिक क्षेत्र को 150 किलोमीटर आगे तक बढ़ाने का प्रावधान किया है। जी, तो ये है इंटरनेशनल। परंतु क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश है, इसमें पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश ले लें या म्यांमार ले लें, इनकी भी सीमाएं हमारे इस आर्थिक क्षेत्र से जुड़ती हुई हैं, तो इसको अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं रुकावट अभी तक उस क्षेत्र के अंदर बढ़ाने के अंदर। जैसा कि सर ने बताया, तो ये जो भारतीय समुद्री अधिनियम बना था, तो हमने ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि जो के पहले ही, मतलब हस्ताक्षर करने के पहले ही ये बना लिया था 76 में, और 1976 में इसको लागू किया। और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं के, समुद्री जो सीमा उसकी रक्षा के लिए और उसमें प्रबंधन के लिए ही भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना भी की गई थी। तो यहाँ पर हमने बात की इंटरनेशनल लॉ के बारे में। मैं यादव जी से ये भी जानना चाहती हूँ, भारत में UNC, LOC, ISBA और CLCS से संबंधित काम कौन करता है? हर्षा जी, क्योंकि जब बात आती है काम करने की, तो एक समन्वय की जो बात है वो उभर के आती है। और हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जिसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बोलते हैं, वो एक तरह से अपने आप में मुख्य इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। इसके तहत 1-2 और संस्थाएं हैं जो कि सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इन सब कार्यों का समन्वय करती हैं। और वो है भारतीय ध्रुवीय और अनुसंधान जो केंद्र गोवा के अंदर है जी, वो इस काम को देखता है। जी, ये गोवा के अंदर है। गोवा जी जी जी, जिसके अंदर डॉक्टर राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र। तो बेसिकली ये तो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, पर उसमें बहुत सारी संस्थाएं इस काम में जो है जुड़ी हैं। जिसमें ONGC भी है, NGRI भी है और GSI भी है। ऐसी जितनी भी देश की जो आप कहिए जो अच्छे संस्थान हैं, तो वो सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन का जो काम है, समन्वय का जो काम है, वो हमारा संस्थान करता है। जी, जैसे आप कहते हैं, जब मानचित्र की बात आती थी, इसमें जियोलॉजिकल सर्वे काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। इसी तरह से जो फिश या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी संबंधित जो विभाग हैं, वो अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब अनन्य क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ खाली दोहन की बात नहीं होती, वहाँ शोध भी आ जुड़ता है।
मतलब किस तरह के रिसोर्सेज हैं, क्या संसाधन हैं, किस तरह की प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जिसके तहत हमें उन कामों को आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र का हमें प्रबंधन भी करना है, वहाँ का जो संरक्षण है वो भी आती है। और जब संरक्षण की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जो इस तरह के जो विभाग हैं उनकी भी अहम भूमिका हो जाती है। तो एक तरह से कई एक विभाग है जिनका समन्वय एक दूसरे के साथ है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करता है, जिससे कि इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसको हम अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकें, इसका अध्ययन कर सकें और किस रूप में हम अपनी जो आर्थिक गति है उसको एक नया आयाम दे सकें। तो इन बिंदुओं को लेते हुए ये जो मंत्रालय है उसमें समन्वय की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर तो हमने बात की कि CLCS से संबंधित कार्य कौन करता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी रवि जी, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दुनिया का सबसे बड़ा 12वां EEZ है, तो वैल्यूएबल सी रिसोर्सेज इसमें कैसे भरे पड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये भारत का जो EEZ है वो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा EEZ है। तो इसमें आप इसके जो संपदाएं हैं इसको 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, जैविक और जो अजैविक संपदा। तो जैविक में जैसे आपने देखा होगा कि सी रिसोर्सेज, जैसे आपका मछलियां हैं या इस तरह के जो बहुत ही जैविक रिसोर्सेज हैं जिनका अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा जो है दोहन हो रहा है। दूसरी जो अजैविक जो संपदाएं हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसमें से आपका प्लेसर डिपॉजिट्स हैं जिसमें कि बहुमूल्य धातुएं हैं, इल्मेनाइट है, फास्फोराइट है या और दूसरी तरह के अन्य बहुत सारी धातुएं हैं। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम है, गैस हाइड्रेट है, इस तरह से ये कहिए कि बहुत ही खनिज संपदा जो है प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। तो रवि जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब कुल संपदाओं की बात हम करते हैं, संसाधनों की हम बात करते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो मूल भूमि के ऊपर जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आपने जो जैविक और नॉन जैविक जो संसाधन जोड़े हैं उनको, तो लगभग 2/3 जो संसाधन है हमारे इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। और जब इनका हम दोहन कर पाएंगे या इनको मैनेज कर पाएंगे या इनका प्रबंधन कर पाएंगे तो आप आने वाले समय में अपार संभावनाएं यहाँ देख पाएंगे। जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इंडियन एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन से क्या लाभ है? क्या इसका ब्लू इकोनॉमी से कोई संबंध है? जी, जैसे इसको तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र ही कहते हैं। तो अनन्य आर्थिक का तो मतलब ब्लू इकोनॉमिक तो इसलिए कहते हैं कि जो समुद्र है उसको हम नीला कलर रंग की तरह से देखते हैं, इसलिए इसको ब्लू इकोनॉमिक मतलब समुद्र से संबंधित इकोनॉमी। और इसका बहुत बड़ा संबंध तो है ही, क्योंकि आप देखिए हमारा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर जितना हम जैसे क्या है कि आप देखेंगे जो औद्योगिक गति जो है बढ़ रही है, तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो जो जो संबंधित रिसोर्सेज हैं वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो हमें जो हमारा जो कदम है, नेक्स्ट स्टेप है, वो तो समुद्र बेस जो है की तरफ जा रही है और हमें वहीं पर अपने रिसोर्सेज को खोजना और वहीं से निकालना है। तो इस तरफ धीरे धीरे हमारी, हालांकि अभी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी मजबूत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा या विश्व में बहुत ज़्यादा दोहन नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे हम उस स्थिति में उस दोहन जैसे जैसे तकनीकियाँ बढ़ती जा रही हैं उस तरह से हम उनके दोहन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और भविष्य में तो आप शायद एग्री होंगे कि भविष्य में तो हम जो है हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग अभी भी जो है समुद्र के पर आधारित है। जी रवि जी, जैसे हम मत्स्य उत्पादन की बात करें तो हमारे यहाँ हम वर्तमान में विश्व में दूसरे स्थान पर आ टिकते हैं चीन के बाद में, और जो प्रतिवर्ष जो हमारी बढ़ोतरी है वो आज 8% के दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छी एक प्रगति है और लगभग आप ये भी आश्चर्य करेंगे कि 1.5 करोड़ जो लोग हैं इस उद्योगों से इससे रोजगार पाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इसमें आपने बात की शोध कार्यों के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वैज्ञानिक शोध कैसे होते हैं? देखिए, समुद्र में तो सभी तरह के वैज्ञानिक शोध होते हैं, या जो रसायन विज्ञान से संबंधित हो या समुद्री जीव विज्ञान से संबंधित हो, और ज़्यादातर आप रासायनिक शोधों को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये EEZ के अंदर ही किए जाते हैं। और जहाँ तक और इस पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जो बहुत सारे जो है शोधकार वर्तमान में जितने बहुत सारे जो संस्थान हैं वो एक देखिए अभी की जैसे GSI हो गया या हमारा संस्थान हो गया या NIO, इस तरह से बहुत सारे संस्थान हैं जो सिर्फ इसी शोध कार्य में समुद्री संबंधित शोध कार्यों के लिए बने हुए हैं। रवि जी, एक बात है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर एक विशेष काम को ध्यान में रखते हुए हमारे
भारत सरकार ने एक योजना हाथ में ली थी, जिससे कि जो हमारा समुद्री तल है उसकी भू आकृति क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका चित्रण क्या है, तो उसका एक पूरा मैं कहूँ कि मानचित्र है, उसको बनाने का कार्य भी हाथ में लिया है। और लगभग जहाँ तक आप इसका पूरा ध्यान होगा, हमने आधे के आसपास काम इस पर पूरा कर लिया। अभी भी शोध कार्य जारी है। अगले कुछ वर्षों के अंदर इस सारे क्षेत्र को लेते हुए हम अपने जो मानचित्र है, जिसको भू आकृति मानचित्र है, उसको पूरा करना है। आपने जो ये जो बताया जो अन्य आर्थिक क्षेत्र का तो समुद्री इसमें एक मैं उसमें काम कर रहा था, तो ये मुख्य रूप से क्या है कि समुद्र की जो सतह है, तल है, समुद्र की सतह का तल का मानचित्रीकरण। तो क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब आप स्थल पे कोई भी चीज आप बनाते हैं तो आपको एक मैप की जरूरत होती है जहां पर कि आप कुछ काम कर सकें। तो जैसे आप भविष्य में आप ब्लू इकोनॉमी या अन्य कुछ लगाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले चीज जरूरत है कि वहां पर आपका एक बेस मैप मिले आपको। तो उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है और बहुत ज्यादा कुछ तो आप तो 2/3 से ऊपर जो है बन चुका है। और उसमें उसको एक पूरा नाम था स्वाथ बैथमेट्री मल्टी बीम सर्वे। तो एक तकनीकी होती है जिसकी तकनीकी की तरह से जो है समुद्र की सतह का जो अपना ईजेड है उसका पूरा मानचित्रीकरण किया जा रहा है। जी, तो यहाँ पर हमने बात की शोध कार्यों के बारे में। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। हम चर्चा कर रहे हैं EEZ पर। तो चलिए जानते हैं रवि जी से कि इंडियन EEZ के मानचित्र के तकनीकी के बारे में आप कुछ हमें बताएं। देखिए, जो समुद्र तल की जो मानचित्र है जो बनाया जाता है, क्योंकि हम सीधे तरीके से तो समुद्र तल को देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक जो उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो ध्वनि तरंगे हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे जाके कहीं से टकरा के वापस लौट आती हैं। जी, जी, जी। तो यही ध्वनि तरंगे जब पानी में जाती हैं तो पानी के समुद्र तल में इनको सोनार कहते हैं। तो ये समुद्र तल पे जा करके जो है तल से टकराती हैं और ऊपर आ जाती हैं। तो इनको जो तकनीकी जो उपकरणों के माध्यम से समुद्र तल पे भेजा जाता है और जब टकरा के आती है तो उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है और उसके आधार पर जो है उसकी समुद्र तल की गहराई पता चलती है और उसके जो है उसका तल के बारे में पता चलता है। तो ये तकनीकी कहलाती है इको साउंडिंग। लेकिन एक जो इसके बाद जो उन्नति तकनीक है जो उसमें EEZ के मानचित्र में भारत उपयोग कर रहा है वो है मल्टी बीम बैथमेट्री। तो मल्टी बीम में बैथमेट्री में क्या होता है कि इस तरह से एक वेव नहीं छोड़ करके कम से कम सोचिए कि ये 200 लगभग 180 बीम्स एक साथ जो है समुद्र तल पे जाती हैं और फिर वहां से निकल करके ऊपर आती टकरा करके, तो उन सबको मापन किया जाता है। तो इस तरह से हम एक बार में ही एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेते हैं और साथ में क्या है कि हम इस तकनीकी के माध्यम से समुद्र तल का 3D जिसको बोलते हैं, जी 3 डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल जो है मैप हम बना पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से तो ये जो सोनार तकनीकी है उसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहूंगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। बंदरगाह आधारित अपने आप में एक विकास मॉडल है जी, जिसको लेते हुए हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी परियोजना को हाथ में लिया है। हमारे देश में लगभग 100 से अधिक कुछ बंदरगाह हैं, जिसमें आधा दर्जन के आसपास जो बड़ी बंदरगाह हैं और 1 दर्जन से कुछ अधिक हैं वो
जिसको हम मिडिल कैटेगरी के अंदर लेते हैं वो बंदरगाह हैं, और बाकी जो है वो छोटी बंदरगाहों में आते हैं। तो इन सब बंदरगाहों को तकनीकी के आधार पर सर्जित करना और उनका विकास करना। अगले 2020 तक सरकार का ये ध्यान है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का नियोजन किया जाए, और आने वाले समय में इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान देने की कि जब हम इतना बड़ा खर्च करने जा रहे हैं तो उससे हमें आएगा क्या। तो अभी एक अनुमान है कि हर साल लगभग हम 40,000 करोड़ रुपए की इस बंदरगाह आधारित विकास मॉडल के आधार पर अपने देश की जो बचत है वो कर पाएंगे। तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो भी बढ़ेगा, जो निर्यात है वो भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी बात है जिसको हम पहले थोड़ा सा छोड़ चुके हैं कि हमारा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसमें से विश्व का लगभग 60 से 70% जो आवागमन है व्यापार के लिए वो होता है। इसमें जो हमारा जो सागर वाले जो क्षेत्र है तो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसकी आर्थिक जो भूमिका है बहुत अधिक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सागरमाला परियोजना को हाथ में लिया है, और आने वाले समय में अपार संभावनाएं समय पर यदि हम इसको लागू कर पाएंगे तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे प्रगति के रथ पर और विकास के रथ पर। जी, तो ये तो सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात किया। मैं डॉक्टर रवि मिश्रा से ये भी जानना चाहूँगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में ब्लू इकोनॉमिक का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्लू इकोनॉमी और जो अपना ईजेड है, ईजेड में तो बहुत अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। तो उसमें से अभी तो सिर्फ हम जैविक संसाधनों का ही जो है दोहन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी तकनीकी और जिस तरह से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें दोहन के लिए बढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में तो बहुत ही उज्जवल है। और हमें लगता है कि हम अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो समुद्र से ले पाएंगे या उनसे दोहन कर पाएंगे। तो भविष्य तो जो रिसोर्सेज के बारे में बहुत ही अच्छा है। जी, भविष्य उज्जवल है। जी, जैसे भविष्य की आपने बात की तो सागरमाला परियोजना में एक बात का और ध्यान रखा गया है कि अभी तक जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनके पास इस तरह के साधन नहीं है, या उनके जो मछली पकड़ने वाले जहाज है वो इस तरह के नहीं है जिससे कि वो गहरे पानी में जाके मत्स्य उत्पादन या मछलियों को पकड़ सके। तो अब सरकार ने विशेष परियोजना के तहत उनको सब्सिडी देकर इस तरह के जहाज खरीदने के लिए प्रावधान किया है जिससे कि वो गहरे समुद्र में जाकर मत्स्य जो उत्पादन से संबंधित हैं जो मछली है उनको पकड़ सके और इस जो विकास को और आगे बढ़ा सके। तो आने वाले समय में क्योंकि जैसे पहले बताया था कि 8% की दर से हम बढ़ रहे हैं और कुल मछली उत्पादन का लगभग सारे विश्व में हमारा 6.5% के आसपास बढ़ता है। तो ये 6.5 से हम लगभग 8-10% के आसपास हमारा जो टारगेट है वो रहा है। तो ब्लू इकोनॉमी का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। बिल्कुल जी। आज के तो हमारे सीनियर साइंटिस्ट ने इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन और ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी जानकारियां दी। डॉक्टर रवि मिश्रा और डॉक्टर RS यादव, आप दोनों का इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें नीचे लिखी email ID पर जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।